इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही डेजर्टेड एरिया को दिखाते हुए, जहाँ के एकदम बीचों बीच अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहाँ पर एक बेड मौजूद था। ऐसा लग रहा होता है कि कोई मजे से सो रहा है, वो भी इस डेजर्टेड एरिया में। उस बेड के ठीक सामने दो बड़े बड़े सोल्जर्स होते हैं जो कि प्रोटेक्शन कर रहे थे। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उसी डेजर्टेड एरिया में लगातार आगे बढ़ रहा था। वह आदमी तो अब उस बेड के पास आ जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि बेड के ऊपर तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी सोई हुई है। वो लड़की तो अपने गेटअप की वजह से बहुत ही ज्यादा प्राचीन लग रही थी, जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी राजकुमारी हो। अब वो आदमी उस लेडी को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और उसके पास चला गया उसे गौर से देखने के लिए। वो लेडी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि वो आदमी कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। और अचानक उस आदमी के दिमाग में काफी ज्यादा दर्द होने लगा और उसके आंखों के सामने सारी चीजें एकदम से ब्लर हो जाती हैं। उस आदमी को तो बहुत ही खतरनाक डीमंस की आवाजें भी सुनाई देने लगी थी, जिससे कि उसका सर फटा जा रहा था। आखिर वो इस सिचुएशन में बचने के लिए क्या करे, उसे कुछ समझता ही नहीं। उस आदमी को तो अपने सामने कई खतरनाक शैतान और डीमंस भी दिखाई दे रहे थे, साथ ही साथ उसे एक बहुत ही बड़ा और आलीशान घर भी दिखाई देता है। लेकिन अब अचानक दिखाया गया कि वो आदमी अपने बेड पर से उठ रहा है, यानी कि वो सपना देख रहा था। ये सारी चीजें वो अपने सपने में इमेजिन कर रहा था और उन्हीं से डर रहा था। दरअसल इस आदमी का नाम थॉमस होता है और ये एक पेंटर था जो कि अपनी पेंटिंग्स बनाकर ही बेचा करता और पैसे भी कमाता। लेकिन थॉमस बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि कुछ समय से उसे इसी तरीके के सपने आते थे और कई बार ये सपने उसके पर पूरी तरीके से हावी हो जाते। पर थॉमस को ये सारे सपने कई दिनों से आ रहे होते हैं, इसीलिए उसने एक साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट किया था। हालांकि इसका कोई रिजल्ट तो निकला नहीं, लेकिन अभी भी थॉमस एक साइकोलॉजिस्ट के पास ही बैठा हुआ होता है। उसने साइकोलॉजिस्ट को सारी बातें बता दी कि किस तरीके से उसे सपने आते हैं और उसे बहुत ही खतरनाक चीजें दिखाई देती हैं जो नॉर्मल इंसानों को नहीं दे सकती। तब जाकर वो साइकोलॉजिस्ट बताती है कि शायद तुमने अच्छे से नींद नहीं ली है, शायद ये हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग और बॉडी पूरी तरीके से थक चुके हैं, इसीलिए तुम्हें ये सारे सपने आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर थॉमस साइकोलॉजिस्ट को एक बात बताता है कि पुराने समय में जिससे भी इस तरीके के सपने आते थे, तब ये माना जाता था कि उनका किसी न किसी डीमन या फिर शैतान से कनेक्शन है, जो कि उन्हें कंट्रोल या फिर उनका यूज करना चाहते हैं। और प्राचीन समय में उन लोगों को पूरी तरीके से समाज से अलग कर दिया जाता था। लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो इन बातों को एकदम बेकार मानती थी। वो कहती है कि ये सारी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, रियलिटी से इसका कुछ मतलब नहीं। तुम्हें शायद से थोड़े आराम की जरूरत है, जिसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। साइकोलॉजिस्ट उसे अलग अलग दवाइयों के बारे में बताने लगी, लेकिन थॉमस उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होता। थॉमस तो ज्यादा बातें सुनता ही नहीं और सीधा उठकर वहां से दूर चला जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है, तो थॉमस कैसे साइकोलॉजिस्ट की बातों पर भरोसा करेगा। इसी रीजन की वजह से वो काफी डिप्रेशन में होता है और परेशान भी होता है। थॉमस तो फॉरेस्ट के एक इलाके के बेंच पर जाकर बैठ गया। थॉमस तो उसी बेंच पर बैठकर पेंटिंग बनाने लगा था, तभी अचानक उसे फॉरेस्ट के अंदर कोई व्हाइट कलर के कपड़े पहनकर अंदर भागते हुए दिखाई देता है। थॉमस थोड़ा सा डर गया, लेकिन तभी अचानक उसे एक प्रॉपर्टी एजेंट का कॉल आता है, जो उसे बता रही थी कि तुम्हारे अंकल अब गुजर चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। थॉमस थोड़ा सा चौंक गया कि आखिरकार ये कौन से अंकल हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी उसके नाम की है। इसीलिए वो तुरंत ही देखने के लिए उस प्रॉपर्टी एजेंट के पास चला गया। वो प्रॉपर्टी एजेंट बताती है कि तुम्हारे अंकल ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, और तो और उन्होंने मरने से पहले ये लेटर तुम्हें देने के लिए कहा था। थॉमस थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि इस अंकल को ना ही वो जानता था और ना ही वो उनसे कभी मिला होता है। आखिरकार ये मेरे नाम ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे कर सकते हैं। जब थॉमस उस लेटर के अंदर मौजूद एक फोटो को ओपन करता है, तभी उस प्रॉपर्टी यानी कि बहुत ही बड़े घर की फोटोज मौजूद थी। उसे देखते ही अचानक थॉमस को कुछ याद आने लगा। दरअसल इस घर की फोटो वही होती है जिसे कि थॉमस अपने विजन्स में देखा करता था। अब तो थॉमस के मन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर इस घर में क्या मौजूद है। उसे पता करना था किसी भी हालत में, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस घर में जाकर देखेगा। फिलहाल के लिए थॉमस अपने घर आ जाता है और अपने अंकल द्वारा लिखे गए लेटर को पढ़ने लगता है। थॉमस ने जब लेटर पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें उसके अंकल ने साफ साफ लिखा था कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाया। मेरा बहुत ज्यादा मन था, लेकिन मेरी मदर और ग्रैंड मदर ने मुझे ये करने से रोका। हालांकि हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा रिच थी, लेकिन हम पर एक बहुत ही बड़ा कर्स होता है जो कि कभी हमारी जनरेशन के ऊपर से मिटने ही नहीं वाला। यहाँ पर थॉमस के अंकल ने कैसल गार्ड नाम की जगह के
नाम लिया होता है, जो कि उनका ही पैलेस था और उसके अंदर ही वो सभी रहा करते थे। लेटर में ये भी लिखा गया होता है कि जिस तरीके से हमारी पूरी फैमिली उस कर्ज से अफेक्टेड थी, उसी तरीके से तुम भी केसल गार्ड के ब्लड लाइन हो, तुम्हारे ऊपर भी वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं, लेकिन तुम संभल कर रहना। अंकल ने ये बताया होता है कि केसल गार्ड के सारे दरवाजे तुम अपने आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि तुम हमारी जनरेशन के ही बच्चे हो। साथ ही साथ लेटर में ये बात भी लिखी गई थी कि बेसमेंट की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए बंद किया गया है और ये सारी चीजें सच्चाई हैं। तुम भूल कर भी केसल गार्ड के बेसमेंट की तरफ जाने की कोशिश करना ही मत। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद थॉमस सीधा निकल पड़ता है केसल गार्ड की तरफ। वो बड़ा सा महल तो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था और बहुत ही ज्यादा भूतिया लग रहा था। फिर भी थॉमस को अपने सपनों का राज पता करना है, इसीलिए वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। चाबियां ना होने की वजह से उसने दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही थॉमस को चारों तरफ स्केलेटन्स दिखाई देते हैं और सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर कई सालों से कोई आया ही नहीं। उसे थोड़ा सा डर तो लग रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थॉमस तो तुरंत ही उस सुनसान घर के अंदर जाने लगता है जहाँ पूरी तरीके से अंधेरा मौजूद था। वो घर सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है, क्योंकि चारों तरफ ह्यूमंस के स्केलेटन जो मौजूद थे। लेकिन यहाँ थोड़ी देर के अंदर थॉमस को फील होने लगा कि कोई तो है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है। वो चारों तरफ देखने लगा, तभी अचानक ऊपर के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जिसे नोटिस करने के लिए जब वो ऊपर की तरफ गया तब तक वो अनजान चीज गायब हो चुकी थी। थॉमस को कुछ नहीं समझता, लेकिन ठीक उसके पीछे से एक दूसरी लेडी आ जाती है जिसका नाम लिंडा था। दरअसल लिंडा उसी प्रॉपर्टी एजेंट के साथ काम किया करती थी और अब तो वो थॉमस के पास आकर उसके अंकल के लेटर के बारे में पूछ रही होती है। ये चीजें थॉमस को काफी अजीब लग रही थी, इसीलिए थॉमस ने लिंडा से पूछने की कोशिश की कि आखिर इस जगह पर है क्या। लिंडा उसे कुछ जवाब नहीं देती और सीधा उस जगह से कहीं दूर चली जाती है। अब थॉमस के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो काफी कंफ्यूज हो जा रहा था। फिलहाल के लिए वो काफी थक जाता है, इसीलिए सोने के लिए चला गया। लेकिन अब अचानक सपने के अंदर ही थॉमस को वही प्रिंसेस दिखाई देती है जो कि उसे सबसे पहले डेजर्टेड एरिया में दिखी थी। वो प्रिंसेस तो बहुत ही आराम से सो रही होती है, लेकिन सपने के अंदर थॉमस उसके पास चला जाता है और उसे किस करके जगा देता है। वो प्रिंसेस तो थॉमस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और उसके पास आने लगी। थॉमस उसे बता रहा था कि ये सारी चीजें कितनी रियल लग रही हैं, जैसे कि ये रियलिटी में हो रहा हो। तब जाकर वो प्रिंसेस बताती है कि मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और तुम्हें ये रियल इसीलिए लग रहा है क्योंकि रियलिटी की दुनिया में हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन इतना समय बीतने के बावजूद भी हम अभी तक मिले नहीं हैं, इसीलिए रियलिटी की दुनिया में हमें एक दूसरे के पास आना ही पड़ेगा। थॉमस को भी प्रिंसेस काफी ज्यादा अच्छी लगती है और वो उसके करीब आना चाहता था। तभी अचानक थॉमस के पीछे से किसी खतरनाक चीज की आवाज आने लगी। थॉमस तो अपने पीछे देखता ही रह जाता है। यहाँ रियलिटी की दुनिया में जब थॉमस अपने बेड पर सोया हुआ था तब उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, यानी कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। और अब अचानक थॉमस के ऊपर एक खतरनाक डीमन आ गया होता है जो कि उसकी पूरी बॉडी से कंबाइन होकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। थॉमस इन सारी चीजों से काफी ज्यादा डर गया और जोर से चिल्लाने लगा। तब जाकर थोड़ी देर बाद ही थॉमस अपने सपनों से बाहर निकलता है और उसे रियलिटी का एहसास होता है कि ये सारी चीजें सिर्फ वो सपने में देख रहा था। लेकिन ये सारी इतनी रियल क्यों लग रहे थे, ये बातें थॉमस को नहीं समझ में आती। अब थॉमस सीधा वहां से उठते हुए बाहर की तरफ चला गया जहां उसे पूरे पैलेस का एक केयर टेकर मिलता है। वो केयर टेकर इस जगह की देख रेख करता था, इसीलिए अब मेंटेनेंस की पूछताछ करने के लिए वो थॉमस के पास आया होता है। लेकिन थॉमस के डाउट अभी तक क्लियर नहीं हुए होते। थॉमस तो अब उस केयर टेकर से पूछने लगा होता है कि आखिर ये घर इतना स्ट्रेंज क्यों है और इसके पीछे की सच्चाई क्या थी। तब जाकर वो केयर टेकर बताता है कि ये घर बहुत ही ज्यादा पुराना और काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। अब तक तो लगभग कई लोग लापता हो चुके होते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के चक्कर में, पर आखिरकार इस घर के अंदर कौन सी अनजान चीज मौजूद है ये अभी तक रिवील नहीं हो पाई। हालांकि कई पुलिस ऑफिसर्स भी इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए होते हैं, पर उनके हाथ तो कुछ भी नहीं लगता। तब से ही ये जगह एकदम मिस्टीरियस जगह में से मानी जाती है और यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स कई टाइम आते थे अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। थॉमस इन चीजों से और भी ज्यादा डरता जा रहा था कि आखिरकार ये इसी स्ट्रेंज जगह पर उसके अंकल ने प्रॉपर्टी क्यों ली और आखिरकार अपने मरने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों कर रहे हैं। थॉमस अब फिर से घर के अंदर आ गया ताकि उसे सच्चाई का पता चले और अब वो सारी चीजें देखने लगा होता है कि उसे कोई अनजान सी चीज ना मिल जाए।
ट्रेवल करते हुए थॉमस बेसमेंट की तरफ पहुंच चुका था, जहां पर उसे एक बहुत ही अजीब तरीके का दरवाजा दिखाई देता है। थॉमस उसे खोलने की कोशिश तो करता है पर उसे खोल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर एक अजीब तरीके का लॉक लगा हुआ था। ये लॉक तो थॉमस के पास भी नहीं होता और उस केयर टेकर को भी नहीं पता होता। इसीलिए अब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी थॉमस नाकामयाब हो गया उस दरवाजे को ओपन करने के लिए। अब थॉमस को इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता करना था, इसीलिए वो एडमिन ऑफिस चला जाता है, जहां पर वो इस पूरे घर की पेपर्स और सारे स्ट्रक्चर्स के डिटेल्स ले रहा था। प्रॉपर्टी के पेपर्स के ऊपर कुछ अजीब तरीके की लैंग्वेज लिखी गई होती है। आखिर इसका मतलब क्या है ये थॉमस को नहीं समझ में आता, इसीलिए वो सीधा लिंडा के पास चला गया होता है, क्योंकि ये हैंडराइटिंग और लिंडा की हैंडराइटिंग एकदम मेल खा रही थी। इसीलिए शायद थॉमस को लगने लगा कि शायद लिंडा इस घर के बारे में जानती है और उसने ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क किए होंगे। थॉमस तो लिंडा से सारी बातें सच सच पूछ रहा था ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके और इस घर की मिस्ट्री को सॉल्व कर ले। तब जाकर लिंडा थॉमस को बताती है कि कई साल पहले मेरा भी भाई इस जगह पर आया था, लेकिन अब तक उसका कुछ नामो निशान नहीं मिला है, जिसे कि मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। उसी तरीके से जितने भी लोग यहाँ आते थे मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते। इसीलिए मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि मैं अपने भाई को किसी भी हालत में ढूंढूं। थॉमस तो लिंडा की सारी बातें समझ जाता है और उससे कहता है कि मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम भी मेरी मदद करना इस जगह के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए। अब यहाँ अचानक तो थॉमस को पैनिक अटैक आने लगे और उसकी दिल की धड़कन एकदम से रुकने लगती है। हालांकि लिंडा उसकी मदद कर रही थी, लेकिन थॉमस को वही सारे विजन्स आते हैं और अपने सामने कई अजीब तरीके के लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लिंडा जल्द से जल्द थॉमस को हॉस्पिटल लेकर चली गई और फिर बाद में पता चला कि थॉमस को पैनिक अटैक्स आए थे और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। थॉमस को आराम करने की जरूरत है, नहीं तो उसके हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मौत भी हो सकती थी। थॉमस आराम तो करता रहता है, लेकिन वो फिर अपने विजन्स में उसी प्रिंसेस को देख रहा था जिसका नाम रोज होता है। वो प्रिंसेस तो थॉमस के पास आकर सारी बातें बताती है कि किस तरीके से मैं एक कर्स से जुड़ी हुई हूँ और तुम भी इसमें मेरे साथ कनेक्टेड हो। जब तक ये कर्स रहेगा तब तक हमारे साथ वो खतरनाक डीमन मौजूद हो सकता है जो कि हमें रियल वर्ल्ड में मिलने से रोक रहा था। ये कर्स खत्म होने तक हम रियल दुनिया में मिल ही नहीं सकते और ये चीजें आगे चलकर काफी ज्यादा डरावनी हो जाएंगी, क्योंकि फिलहाल के लिए वो डीमन सिर्फ तुम्हें दिख रहा है, लेकिन कुछ समय बाद वो तुम पर हमला भी करना स्टार्ट कर देगा जिससे कि तुम फील कर पाओगे। लेकिन प्रिंसेस रोज ने इन सारी चीजों से छुटकारा पाने का एक और तरीका बताया। वो थॉमस को कहने लगी कि तुम्हें अपने ब्लड लाइन का यूज करना पड़ेगा, उसके वजह से उस डीमन को खत्म किया जा सकता था जिससे कि हमारे ऊपर लगा हुआ कर्स भी टूट जाए और ऐसा होने पर हम रियल लाइफ में भी मिल सकते थे जो कि हमारा डेस्टिनेशन थी। थॉमस कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर ये ब्लड लाइन क्या होती है। वो रोज से पूछने ही जाता, इससे पहले रोज वहां से गायब हो गई और थॉमस को भी होश आ जाता है। थॉमस अब लिंडा के पास मौजूद हो गया था, लेकिन वो उसे अपने सपनों के बारे में नहीं बताता। अब यहाँ लिंडा थॉमस को कंफर्टेबल करती है और बताती है अपने भाई के बारे में जो कि कुछ समय पहले अपनी एक फ्रेंड के साथ इसी पैलेस के अंदर डेयर पूरा करने के लिए आया था। हालांकि उन दोनों ने बहुत ही मजे से डेयर पूरा तो कर लिया, लेकिन जब वापस आने का समय हुआ तो वो वहीं पर फंस गए, जिसके बाद लिंडा के भाई की कुछ खबर ही नहीं मिली और वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। लिंडा को किसी भी हालत में अपने भाई को बचाना है, इसीलिए उसने इस जगह पर काम करना स्टार्ट किया ताकि वो इस जगह की मिस्ट्री के बारे में पता लगा सके। थॉमस को भी सारी कहानी पता चल चुकी होती है, इसीलिए वो लिंडा की मदद करने के लिए रेडी हो चुका था। साथ ही साथ लिंडा ने काफी ज्यादा रिसर्च करके रखी थी इस कैसल गार्ड नाम के पैलेस के बारे में। वो कहती है कि इस कैसल गार्ड में जो फैमिली रहा करती थी उनके मेन मेंबर्स की अचानक कार दुर्घटना या फिर सुसाइड की वजह से हत्या हुई है और वो सभी इसी तरीके से मारे गए हैं, ना कि नेचुरल तरीके से। हैरानी की बात यह है कि इस फैमिली के सिर्फ मेल मेंबर्स के साथ ही ऐसा हुआ है। आखिर ये चीजें किसी कर्स के अकॉर्डिंग हो सकती थी या फिर नेचुरल चीजें हैं, ये बातें उन्हें कंफ्यूज कर रही थी। लिंडा भी थोड़ी सी डरने लग जाती है, लेकिन तभी थॉमस लिंडा को उस बेसमेंट की तरफ लेकर चला गया जहां पर उसने एक एंशिएंट डोर देखी थी। ये डोर उससे ओपन नहीं हो रही होती और जब लिंडा ने भी ट्राई किया तो वो भी नाकामयाब हो जाती है। लेकिन यहाँ थॉमस को उसके अंकल द्वारा बताई गई ब्लड लाइन के बारे में पता चला, इसीलिए उसने नीडल की मदद से अपनी उंगलियों पर छोटा सा कट लगाया और अपने ब्लड को दरवाजे पर टच कर दिया और रियलिटी में ये दरवाजा ओपन हो जाता है जिसके अंदर काफी ज्यादा अंधकार था। यानी कि थॉमस सच में उस ब्लड लाइन से बिलोंग करता है जो कि कैसल गार्ड की फैमिली थी। वो दोनों जल्द से जल्द अंदर की तरफ जाने लगे जो कि काफी बड़ा कमरा था। वहाँ पर एक एंशिएंट बुक भी रखी होती है जिसके अंदर काफी सारी चीजें मेंशन की गई थी, पर वो चीजें किसी अलग प्राचीन लैंग्वेज में लिखी गई होती हैं, इसीलिए वो पढ़ नहीं पाते। हालांकि वो उस बुक के ऊपर ज्यादा ध्यान दे पाते इससे पहले वहाँ पर कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स आ जाते हैं
उस शैतान जैसे दिखने वाले क्रिएचर ने तो दोनों के ऊपर हमला कर दिया और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन थॉमस और लिंडा अपनी जान बचाकर जल्द से जल्द वहां से भागते हैं। उन्हें इन सारी चीजों का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आखिर ये चीजें हो सकती हैं। लिंडा ने कॉल करके रिचर्ड नाम के अपने एक साथी को बुला लिया, इसीलिए अब थॉमस और लिंडा तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहां से कहीं दूर निकल जाते हैं। लिंडा अब रिचर्ड और थॉमस को एक जगह पर लेकर जाती है जहां पर उसने कैसल गार्ड फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन जमा करके रखी होती है, क्योंकि उसे अपने भाई के बारे में जो पता लगाना था। वहां पर तो काफी सारी अजीब फोटोज लगी हुई थी जिसमें कि कई डीमंस और डेविल्स भी मौजूद थे। वो उन सारे फोटोज को देखकर उन्हें बता रहा था कि जरूर ये किसी कर्स का हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसे कर्स जिनमें कि डेविल और डीमंस जुड़े हुए हों। लिंडा अपने अंदाजे से बताने लगी कि शायद थॉमस भी इस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो कर्स से कनेक्टेड है जिस तरीके से कैसल गार्ड की फैमिली वाले लोग थे। और हो सकता है कि इस कर्स को पूरा करने के लिए थॉमस को इस जगह पर बुलाया गया है और उसे अजीब तरीके के दौरे पड़ा करते थे। थॉमस इन बातों को कुछ समझ नहीं पाता और काफी फ्रस्ट्रेशन में बाहर की तरफ चला जाता है। अब थॉमस उसी एंशिएंट बुक को पढ़ने लगा जिससे कि उन्होंने कैसल गार्ड के बेसमेंट में से निकाला था। उसे लगातार पढ़ने के बाद अचानक थॉमस के दिमाग में एक आइडिया आया जिसे बताने के लिए वो सीधा लिंडा और रिचर्ड के पास चला जाता है। थॉमस ने ये कहा कि मैं इस घर से कनेक्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं तो प्रिंसेस रोज से कनेक्टेड हूँ जो कि मेरी इमेजिनेशंस में आती हैं। यानी कि थॉमस ने उन दोनों को अपनी इमेजिनेशन के बारे में सारी चीजें बता दी कि किस तरीके से उसे प्रिंसेस रोज दिखाई देती थी और डीमंस उसे स्लीप पैरालिसिस करके हमला करते थे। हालांकि ये रियलिटी में नहीं होता, लेकिन जल्द ही लग रहा होता है कि ये होने वाला है। उन्हें तो अब ये बात पता चल चुकी थी, इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम इस बुक को और अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि बुक के अंदर मौजूद जो लैंग्वेज थी उसे वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तभी लिंडा याद दिलाती है कि मेरे एक दोस्त के पास ऐसी मशीन है जो किसी भी लैंग्वेज को हमारी ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकती है। इसीलिए वो उस एंशिएंट बुक को लेकर सीधा लिंडा के दोस्त के पास चले गए। लिंडा का दोस्त जिसका नाम चिंग होता है वो तो लगातार अपनी मशीन में वो सारी चीजें इनकोड करने लगा। हमें अब यहाँ कैसल गार्ड में वही केयर टेकर दिखाया जाता है जो कि थॉमस से मिलने के लिए वहां आया था। पूरा घर ढूंढने के बाद भी उसे थॉमस नहीं मिलता, इसीलिए वो केयर टेकर चिल्लाने लगा। लेकिन तभी अचानक एक खतरनाक डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। उसने तो बहुत ही कम समय में उस केयर टेकर को जान से मार दिया और ये बातें किसी को पता ही नहीं चलती। अब यहाँ पर हमें लिंडा के दोस्त चिंग को दिखाया गया जिसने की बुक के कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर दिया होता है। लिंडा जब उस बुक को पढ़कर थॉमस को बताती है तो ये पता चला कि थॉमस के अंकल ने उसमें कुछ चीजें लिखी हैं जो सिंपली ये कहना चाहते थे कि मैं एक बहुत ही बड़ी गलती करने जा रहा हूँ जिससे कि शायद मेरी पूरी फैमिली और आने वाली जनरेशन कर्स्ड हो जाएगी। यानी कि थॉमस के अंकल एक ब्राइड को डीमन के सामने बलि देने वाले थे, साथ ही साथ वो पूरे ब्लड लाइन से कनेक्टेड हो जाएगा जिससे कि कोई बच नहीं सकता। थॉमस को ये चीजें समझ में नहीं आती कि आखिर उसके अंकल क्या बताना चाहते थे। तभी रिचर्ड उसे अच्छी तरीके से पढ़कर समझाता है कि तुम्हारे अंकल ने एक ऐसी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को डीमन के हवाले कर दिया जो उनकी ही फैमिली से बिलोंग करती थी। तब जाकर थॉमस को रियलाइज होता है कि शायद ये वही प्रिंसेस है जिसका नाम रोज था और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी थी। एक डीमन से कर्स्ड होने के कारण वो रोज नाम की प्रिंसेस गहरी नींद में चली गई और उसके हाथों पर नीडल लगने की वजह से डीमन ने पूरी ब्लड लाइन को ही कर्स कर दिया। और अगर ये सारी बातें सही हैं तो प्रिंसेस रोज अभी भी जिंदा हो सकती हैं जो कि अनंत काल के लिए गहरी नींद में सो रही थी। अब अचानक यहाँ पर थॉमस को पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा दूर आ चुका था। उन लोगों ने ये डिस्कवर किया होता है कि जब भी थॉमस इस प्रॉपर्टी के अंदर रहता तो उसकी तबीयत ठीक रहती, लेकिन जैसे जैसे वो दूर जाता उसकी तबीयत खराब होकर उसे पैनिक अटैक आने लगते। इसीलिए रिचर्ड और लिंडा तुरंत ही थॉमस को लेकर एसएल गार्ड में आ जाते हैं और अंदर घुसते ही थॉमस की तबीयत एकदम ठीक हो चुकी थी। लेकिन उस जगह पर उन्होंने देखा कि केयर टेकर की लाश पड़ी हुई है, यानी कि उसे डीमन ने ही मार दिया होगा। ये सारी चीजें अब बहुत ही ज्यादा लेवल पे आगे बढ़ चुकी थी। इसीलिए थॉमस, रिचर्ड और लिंडा ने डिसाइड किया कि वो उस डीमन का सामना करेंगे। वो तुरंत ही बेसमेंट की तरफ चले गए, उस एंशिएंट दरवाजे की तरफ, और थॉमस ने अपने ब्लड की मदद से वहां का दरवाजा ओपन किया। वो तीनों जल्द से जल्द अंदर चले जाते हैं और वहां की सच्चाई पता करने लगते हैं। तभी अचानक एक खतरनाक क्रिएचर ने उनके ऊपर हमला किया जिससे कि थॉमस लड़ाई करने लगता है, पर उस बुक के अंदर क्रिएचर को भगाने का स्पेल्स लिखा हुआ था जिससे कि रिचर्ड तुरंत ही पढ़कर उस क्रिएचर को वहां से भगा देते हैं। अब सारी चीजें क्लियर होने के बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगे थे।
थोड़ी देर तक चलने के बाद ही उनके ठीक सामने वही डीमन होता है जिसने की पूरी ब्लड लाइन को ये कर्स कर दिया था। उस खतरनाक डीमन को देखने के बाद रिचर्ड और लिंडा डिसाइड करते हैं कि वो उसका ध्यान भटकाएंगे। तब तक थॉमस रोज के पास जाकर उसे जगा दे और बचाकर सही सलामत बाहर लेकर आ जाए। प्लान के अकॉर्डिंग अब पूरी तरीके से रिचर्ड और लिंडा उस डीमन के ऊपर फायर करने लगे। वहीं थॉमस सीधा उस दूसरी तरफ चला आता है जहाँ पर प्रिंसेस रोज को बंद करके रखा गया था। थॉमस प्रिंसेस रोज के पास तो आ गया लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि उसे ब्लड लाइन का यूज करना है, इसीलिए थॉमस ने अपना ब्लड लिप्स पर लगाया और प्रिंसेस को किस कर दिया। ये प्रोसेस पूरा परफॉर्म करने के बाद प्रिंसेस रोज की आंखें खुल जाती हैं और वो उठ गई थी। वो तो बहुत ही मुस्कुराते हुए थॉमस की तरफ देखकर उसे शुक्रिया अदा कहती हैं और उसके गले लग जाती हैं। चारों तरफ अंधकार हो गया था और जब वो दोनों अलग हुए तब थॉमस देखता है कि प्रिंसेस रोज की आंखें काली हो गई हैं, यानी कि वो अब प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं रही बल्कि वो एक खतरनाक डीमन बन चुकी हैं, जिनका प्लान यही था कि थॉमस यहाँ पर आकर उसे आजाद करे, क्योंकि थॉमस की फैमिली में वो ब्लड लाइन होती है जो उसे कर्स से अलग कर दे और उसे जगा दे। पर अब प्रिंसेस रोज बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन बन चुकी हैं। थॉमस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि प्रिंसेस रोज उसकी ड्रीम गर्ल है और वो उसके साथ जिंदगी गुजारेगा, इसीलिए उसने सारी चीजें की और अपनी जान जोखिम में डाली। पर इसका कुछ फायदा होता ही नहीं क्योंकि ये तो अब डीमन निकली। प्रिंसेस रोज ने अपने काले जादू की मदद से थॉमस को दूर फेंक दिया और वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। हमें अब बाहर की तरफ से वही डीमन दिखाया जा रहा था जिसने कि रोज और कैसल फैमिली को कर्स किया था और वो बाकी लोगों पर हमला करता है। लेकिन प्रिंसेस रोज तुरंत ही वहां पर आ गई जो डीमन के कब्जे में थी। उसने तुरंत ही दूसरे वाले डीमन पर हमला किया और उसका दिल बाहर निकाल लिया, जिससे कि वो पहला वाला डीमन तो मर जाता है। लेकिन अब प्रिंसेस रोज की ताकतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी। थॉमस इतना घायल हो चुका होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। थॉमस तो अपने दोनों साथियों को बता रहा था कि इसे जल्द से जल्द मारना होगा क्योंकि ये कोई प्रिंसेस नहीं बल्कि एक डीमन है। लिंडा जैसे ही ये चीजें सुनती है तब वो एक चाकू लेकर प्रिंसेस रोज को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रोज ने बड़ी आसानी से लिंडा का गला पकड़ लिया और वो उसे जान से मारने वाली थी, पर रोज उसे छोड़ देती है। प्रिंसेस रोज ने लिंडा और रिचर्ड को कहा कि तुम्हें अभी जीना है, तुम्हें देखना पड़ेगा कि मैं क्या करती हूँ और दुनिया में सबसे ताकतवर कैसे बनती हूँ। प्रिंसेस रोज को थॉमस से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था ताकि वो अपना रिचुअल परफॉर्म कर सके उसके ब्लड से, इसीलिए वो तुरंत ही थॉमस को लेती है और काले धुएं के अंदर गायब हो जाती है। वहीं अब हमें दूसरी तरफ लिंडा की उस फ्रेंड को दिखाया गया जो कि उस बुक के आखिरी पेज को कन्वर्ट कर रहा होता है। धीरे धीरे वो पेज कन्वर्ट होने लगा और अब जाकर उसे कैसल फैमिली की उस कर्स के बारे में पता चलता है। दरअसल बात ये थी कि वो सारे जो डीमंस मौजूद होते हैं उन्हें कैसल फैमिली के मेल मेंबर का खून बहुत ही ज्यादा पसंद था। एक तरीके से डीमंस को उनसे काफी ज्यादा पावर मिलती थी और यही रीजन होता कि कैसल फैमिली के जितने भी मेल मेंबर थे उनकी मौत किसी अनजान तरीके से हो जाती। और अब यहाँ थॉमस भी उसी फैमिली का मेंबर है, इसीलिए प्रिंसेस रोज जो कि एक डीमन है वो उसे उठाकर अपनी रिचुअल परफॉर्म करने के लिए लेकर जा रही थी, यानी कि वो थॉमस के ब्लड लाइन का यूज करेगी और उसे अपनी शक्तियों में कन्वर्ट करेगी, जिससे कि इस दुनिया में जितने भी डीमंस मारे गए हैं वो वापस से जिंदा हो जाए, जिससे कि उनकी कम्युनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर तो वो सारे इंसानों को खत्म करके अपनी इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर लेंगे। हमें अब दिखाया गया कि प्रिंसेस रोज एक अलग जगह पर लेकर आ चुकी है थॉमस को और उसकी बॉडी से सारे ब्लड अलग कर रही होती है। साथ ही साथ वो कुछ स्पेल्स पढ़ रही थी जिससे कि ये कर्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और उसे अनलिमिटेड पावर्स मिल जाए। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।